प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पवनों के द्वारा यानी कि वाइंड्स के द्वारा और जो अपर्दन, परिवहन और निक्षेप आदि कार्य होते हैं उनके फलस्वरूप कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनके अध्ययन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पवन एक गत्यात्मक पहलू है और पवन अपने साथ विभिन्न प्रकार के कणों को और उन कणों को हम मोटाई के अनुसार, वजन के अनुसार विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अपने साथ गति के साथ बहा कर ले जाती है। तो जब पवन बह रही होती है इस ढंग से, तो कुछ कण हल्के होते हैं, ऊपर होते हैं, और जैसे जैसे भारी होते हैं वो नीचे होते हैं। तो इस प्रकार पवन के साथ विभिन्न आकार वाले जो कण हैं वो गति करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी हो, ज़्यादातर जो पवन के जो कार्य हैं अथवा पवन के जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं पवन द्वारा निर्मित हों, वो चाहे अपर्दनात्मक हों अथवा निक्षेपात्मक, वो प्राय शुष्क, अर्धशुष्क जो मरुस्थल हैं उनमें देखने को मिलती है। प्राय पवन का जो एक बेहतर और विस्तृत जो रूप है और उसकी जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मरुस्थलीय जैसे भारत में और थार का रेगिस्तान। तो इस प्रकार यदि हम दुनिया में और विभिन्न रेगिस्तानों के बारे में चर्चा करें तो हम पाएंगे कि उन क्षेत्रों में ही और पवन की या पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं जो कि देखने को मिलती हैं। ये जैसे हम बात करें सहारा रेगिस्तान, और सहारा रेगिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर मध्य में है। इसके अतिरिक्त हम बात करें थार का रेगिस्तान जो भारत पाकिस्तान में है। इसके बाद कराकुम रेगिस्तान, तकलामकान रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान। इस प्रकार पेटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी, नामीब, इसके बाद बहुत सारे जो मरुस्थल हैं वो दुनिया के विभिन्न देशों में हैं। जैसे आपने कालाहारी नाम सुना ही होगा, जहाँ पर बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। और इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में है पेरू तट के सहारे पेटागोनिया मरुस्थल। तो दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका में और मोजावे मरुस्थल और सोनोरा मरुस्थल हैं। उत्तरी अमेरिका में मोजावे मरुस्थल और सोनोरा मरुस्थल हैं। तो इस प्रकार भारत में थार और दुनिया में इसके अतिरिक्त बहुत सारे मरुस्थल हैं, चाहे अरब का मरुस्थल है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, आदि बहुत सारे मरुस्थल हैं। और उनमें हमें पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो अपर्दनात्मक हों अथवा निक्षेपात्मक देखने को मिलती हैं। अब पवन का जो अपर्दनात्मक जो कार्य है वो भौतिक और रासायनिक सामान्यतः दोनों प्रकार से ही होता है और महस्थल में रासायनिक कार्य कुछ सीमा तक अल्पकालिक सर्ताओं तथा वर्षा के जल के द्वारा ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि पवन द्वारा अपर्दन का कार्य 3 रूपों में होता है। पवन किस प्रकार अपर्दन करता है, तो अपर्दन के जो स्वरूप हैं वो देखते हैं। अपर्दन के और स्वरूप किस ढंग से वो पवन अपर्दन करता है। तो पहला है डेफ्लेशन, अपवाहन, डेफ्लेशन। और पवन के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि पवन अपने साथ बहाकर ले जाता है। पवन इसमें चट्टान चूर्ण हो सकता है, इनका अपर्दन का कार्य करती है। और अपवाहन को उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। सामान्य से अपवाहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का वहन करना, उड़ा कर ले जाना। क्योंकि पवन चूँकि उड़ाने का काम करती है इसलिए इसको उड़ान क्रिया भी बोलते हैं। उड़ान क्रिया भी बोलते हैं इसको, अपवाहन को, डेफ्लेशन को। और ये लैटिन भाषा का शब्द है डेफ्लेयर, और जिसका अर्थ होता है उड़ाना। तो सामान्यतः जो अपवाहन की जो प्रोसेस है वो मुलायम ढीली
कणों वाली चट्टानों में होती है कि पवन तेज़ गति से जब चलती है तो सामने उसके पड़ने वाली जो मुलायम चट्टान हैं उनको अपर्दन करके और तोड़ करके और अपने साथ बहाकर ले जाती है। और इस प्रक्रिया में जब कोई चट्टान जिसके सामने से पवन आ रही है और धीरे धीरे उसको बहा कर ले जाया जाए तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये लेवल में आ जाता है और धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि एक और गर्त बन जाए। धीरे धीरे पवन इस ढंग से आए, इस ढंग से उड़ा ले जाए, इस ढंग से आए, इस ढंग से उड़ा ले जाए। तो इस प्रकार छोटे छोटे छिद्र और गर्त बन जाते हैं। धीरे धीरे पवन का प्रभाव उस चट्टान पर, उस शैल पर पड़ता रहता है और धीरे धीरे एक गर्त बन जाता है। ऐसा उदाहरण दुनिया में है भी। और ये कतारा गर्त जो मिस्र में है, कतारा गर्त, अलकतरा गर्त, ये ऐसा ही उदाहरण है कि पहले सामान्यतः जो चट्टान थी वो इस ढंग से थी, धीरे धीरे पवन इसको उड़ाकर ले जाती गई, लेवल में आ गया। एक स्थिति ऐसी आ गई कि ये इस ढंग से बन गया और इसका भूमि का लेवल ये हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक गर्त बना है वो उदाहरण है इसका डेप्लेशन का, अपवाहन का, कि ये अपवाहन प्रकार के पवनीय स्वरूप से ऐसा संभव हुआ है। दूसरा है अपघर्षण। अपघर्षण, तो अपघर्षण में हम देखेंगे कि जब तीव्र वेग से और पवन के साथ रेत और धूल कण की मात्रा होती है तो पवन के ये जो कण हैं जब पवन के साथ बहते हैं वो एक तरह से जो अपरदनात्मक यंत्रों की तरह काम करते हैं। ये रेत के कण जो होते हैं, रेत कण यंत्रों की तरह काम करते हैं और उसके मार्ग में जो चट्टानें पड़ती हैं, माना कि पवन इस रास्ते से होकर बह रही है इस ढंग से, तो मार्ग में ये जो चट्टानें पड़ेंगी उनको वो छीलती हुई, उकेरती हुई, काटती हुई चलती है और उनकी रगड़ से और वो साइड की जो चट्टानें हैं, सेल्स हैं, वो घिस जाती हैं और अपरदित हो जाती हैं। इस प्रकार पवन अपनी साथ उस रेत को, मिट्टी के कणों को और बढ़ाती जाती है। इस प्रकार एक तरह से रेगमाल, जैसे हमने देखा होगा जब अपन पंचर जुड़वाते हैं तो एक कपड़ा या कागज़ का टुकड़ा होता है, उससे जैसे माना कि जो ट्यूब है वो उस पर रगड़ा जाता है तो छीला जाता है, वैसे ही चट्टान पर रेगमाल सा उकेरा जाता है जिससे कई दरार सी पड़ जाती है चट्टान में। तो इस प्रकार रेगमाल की तरह काम करती है। अब तीसरा पॉइंट है अपरदन के स्वरूपों में सन्निघर्षण, एट्रिशन, सन्निघर्षण। इसमें यह होता है कि जब पवन अपने साथ बहुत सारे और कणों को ले जा रही है तो वो कण आपस में भी टकराते हैं, तो वो टकराकर आपस में भी टकरा के टूटते हैं और अपने आकार को धीरे धीरे कम करते हैं। तो इस प्रकार आपस की रगड़ से, टकराहट से और धीरे धीरे अपने आकार को छोटा करने और गोल होने लगते हैं और इस प्रकार के जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सन्निघर्षण कहलाती है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कारक हैं जो पवन के अपरदन को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला है पवन वेग। पवन वेग, यदि पवन में गति नहीं होगी तो पवन क्यों अपरदन करेगा अथवा कम अपरदन करेगा। तो जिस प्रकार हमने और नदियों के वीडियो में पढ़ा था, जब नदियों के बारे में हमने बताया था कि नदी में जितनी गति होगी उतना ही वो अपरदन करेगी, कटाव करेगी। उसी प्रकार पवन में भी जितना वेग होगा उसी ढंग से वो कटाव करेगा, उतना ही तीव्र कटाव करेगा। तो पवन का वेग सामान्यतः और विस्तृत और निर्जन क्षेत्रों में अधिक होता है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर सागर तटवर्ती क्षेत्र, क्योंकि जहाँ आबादी क्षेत्र आ गया और या फिर पेड़ पौधे आ गए, आबादी क्षेत्र आ गया, वहाँ पर यदि पवन इधर से आ रही है, माना कि इधर से आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पवन अपने सामने आने वाले, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर रूप हों, चाहे जैविक अथवा प्राकृतिक, इनसे टकराएगी और उसकी गति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए पवन की जो गति है
पवन गति है वो खुले क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, खुले क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो पवन चक्कियाँ हैं वो सर्वाधिक समुद्र तटीय क्षेत्रों में अथवा उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में लगाई जाती हैं, ताकि वहाँ पर पवन की टकराहट अन्य किसी स्थल रूप से ना हो। तो पवन का वेग अधिक होना, इसका मतलब अपर्दन में तीव्रता आना। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि खुले क्षेत्रों में और पवन की जो गति है वो अधिक होती है, और उस स्थिति में हमने अभी जो पढ़े हैं, अपघर्षण हो चाहे सन्निघर्षण हो, ये दोनों ही प्रोसेस तेज़ गति से काम करती हैं। सन्निघर्षण और अपघर्षण दोनों ही प्रोसेस तेज़ गति से काम करती हैं और अपने प्रवाह मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को और काटती हुई, रेतती हुई और उनको कमज़ोर करती हुई, उनके आकार को छोटा करती हुई आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें धूल के कणों की अथवा रेत के कणों की मात्रा कितनी है, रेत की मात्रा कितनी है। यदि रेत की मात्रा अधिक है तो ऐसी स्थिति में और पवन की गति कम होगी। यदि पवन की गति अधिक है और रेत की मात्रा भी अधिक है तो ऐसी स्थिति में पवन अपर्दन बहुत अधिक करेगी। तो इसमें रेत कण, धूल कण, कंकड़, हालांकि जो मोटे जो कण हैं, भारी वजनी कण हैं, वो पवन के नीचे वाले हिस्से में चलते हैं। जो छोटे कण हैं वो सामान्यतः ऊपरी हिस्से में चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हवा तीव्र वेग वाली होती है तो उनके साथ अपर्दन की सामग्री फिर अधिक होती है, और ऐसी स्थिति में पवन के निचले स्तर अर्थात धरातलीय जो सतह है के पास रेत अथवा धूल के जो कण हैं तो अधिक मात्रा में होते हैं। यानी कि सर्वाधिक जो, जैसे माना कि ये स्थिति है इधर से और पवन चल रही है, तो सर्वाधिक जो कण होंगे वो इसके बॉटम में होंगे। यहाँ ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम पवन में तो वैसे वैसे कणों की मात्रा कम होती जाएगी और कण हल्के होते जाएंगे। तो भारी और वजनी जो कण हैं और सघनता है वो निचले क्षेत्र में, यानी पवन के निचले प्रवाह मार्ग में होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन के निचले स्तर अर्थात धरातलीय सतह के पास इन 6 फीट की ऊंचाई तक अपर्दन अधिक होता है। तो जब निचले क्षेत्रों में और कणों की मात्रा अधिक होती है तो अपर्दन भी कणों के माध्यम से होता है। इसलिए लगभग 6 फीट धरातल से 6 फीट की ऊंचाई पर और अपर्दन अधिक होता है। तो इसके बहुत सारे प्रमाण हमें अपने आसपास देखने को भी मिल जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि शैलों की संरचना क्या है। शैलों की संरचना कि पवन सामान्यतः जो प्रभाव अपना डालता है अथवा उनको अपर्दित करता है वो सामने होने वाली जो चट्टान है उसका स्वरूप कैसा है। यदि मुलायम चट्टान है तो पवन उसको जल्दी तोड़ देगा अथवा काट देगा। तो ये चट्टान के स्वभाव पर भी निर्भर करता है कि वो किसी भी अपर्दनकारी कारक द्वारा और कितना और जल्दी अथवा शीघ्र काटी जाएगी। जैसे अब हम जब आगे पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे स्थल रूप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसी स्थल रूप में देखिए, छत्रक शिला है ये, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर और पवन ने ये जो कटान किया है वो ये आप मान कर चल सकते हैं कि ये क्षेत्र कमज़ोर चट्टानों का है और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कठोर चट्टानों का है। तो इस कारण ऊपर वाला क्षेत्र तो बच गया और नीचे वाले हिस्से को पवन ने काट दिया। और दूसरी प्रोसेस यहाँ ये भी होती है कि पवन के निचले वाले क्षेत्र में 6 फीट तक और धूल कणों की मात्रा अधिक होती है। ये भी वजह है कि पवन ने निचले वाले क्षेत्र में ये काट। तो दोनों ही उदाहरण इस डायग्राम के माध्यम से या इस इमेज के माध्यम से पूर्ण हो रहे हैं। अब हम देखेंगे अगली जो प्रोसेस है पवन के अपर्दन की, वो है जलवायु, कि पवन कौन से जलवायु क्षेत्र में और बह रही है। तो सामान्यतः यहाँ जहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क अथवा उष्ण प्रकार की जलवायु होगी वहाँ पर आर्द्रता कम होगी, तो पवन के जो कण हैं वो बिल्कुल खुले रहेंगे। और तापमान यदि अधिक है, तापमान की अधिकता से रेत के कण आयनित हो जाते हैं और तेज़ गति से वो प्रवाहित होते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि पवन की अपर्दन के स्थल स्वरूपों
के वाले क्षेत्र में कि वहाँ पर उष्ण और थोड़ा शुष्क प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव अधिक होगा और अपवहन भी अधिक होगा कि वो अपने द्वारा काटे हुए पदार्थों को एक स्थान से और दूसरे स्थान पर ले जा सकेगी। इस प्रकार ये जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे बारीक होते जाते हैं और पवन उनको उड़ाकर ले जाती है। अचानक यदि वृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति में, और जैसे हमने देखा है कि यदि कोई बल्ब और बाहर लगा हुआ है और उस पर अचानक से और पानी की बूंद गिर जाए तो एवं जो बल्ब है वो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई चट्टान है और वो चट्टान तेज़ गर्म हो रही है, लेकिन उस पर अकस्मात बरसात हो गई तेज़ गति से, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, टूट जाती, क्योंकि अब तक ये गर्म थी। तो ये गर्म चट्टान का जो स्वभाव था वो अकस्मात हुई वर्षा ने इसको और कमज़ोर कर दिया। तो इस प्रकार जलवायु कैसी है इसका भी फर्क पड़ता है उसके अपर्दन पर, पवन द्वारा अपर्दन पर। अब हम देखेंगे कि जो इसके अतिरिक्त कौन कौन से अपर्दनात्मक स्तर रूप पवन द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इस वीडियो में पवन द्वारा अपवहन, अपकर्षण, सन्निघर्षण और पवन के इस अपर्दन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शैलों की संरचना हो, जलवायु हो, धूल के कण हो आदि। तो अगले वीडियो में हम पवन द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।